all of you. Myself, Himanshu Mishra from Maharani Lakshmibai Medical College, Jhansi, Department of Pathology. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। तो हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी NCERT को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका जो पहला चैप्टर है जीवों में जनन, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम लोग चैप्टर 2 पे आते हैं, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्प आवृत बीजियों का एक आकर्षक अंग है। जो पुष्प होता है वो आवृत बीजियों में लैंगिक अंग होता है। जो पुष्प आवृत बीजी पादपों का एक प्रमुख अंग है, जो विभिन्न रूपों, आकार, सुगंध, मधुरस व रंगों के बने होते हैं। जो पुष्प होता है वो विभिन्न प्रकार के रूप, सुगंध, आकार और विभिन्न प्रकार के रंगों के बने होते हैं। आवृत बीजी पादपों में पुष्प लैंगिक प्रजनन का स्थान होते हैं। जो पुष्प होते हैं वो आवृत बीजियों में लैंगिक प्रजनन का मुख्य स्थान होते हैं। पुष्प में उपस्थित बाह्य दल जो होते हैं वो सहायक अंग होते हैं। पुष्प में जो बाह्य दल व दल होते हैं वो पुष्प के सहायक अंग होते हैं, तथा पुमंग एवं जायांग लैंगिक प्रजनन हेतु आवश्यक अंग होते हैं, तथा जो पुमंग और जायांग होते हैं वो लैंगिक प्रजनन हेतु पुष्प के आवश्यक अंग होते हैं। निषेचन से पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। निषेचन से पूर्व जो घटनाएं घटित होती हैं उसे निषेचन से पूर्व घटनाएं कहते हैं। पुष्प के अंदर नन जनन अंग पुमंग तथा मादा जनन अंग जायांग पाए जाते हैं। जो आवृत बीजियों में जो पुष्प में जनन अंग होते हैं उसमें से जो नर जनन अंग होता है उसे हम लोग पुमंग कहते हैं, तथा जो मादा जनन अंग होता है उसे हम लोग जायांग कहते हैं। पुमंग की एक इकाई को पुंकेसर कहा जाता है, तथा जायांग की एक इकाई को अंडक कहते हैं। पुमंग जो कि नर जनन अंग है उसकी जो एक मुख्य इकाई है उसे हम लोग पुंकेसर कहते हैं, तथा जायांग जो मादा जनन अंग है और उसकी जो मुख्य इकाई है उसे हम लोग अंडक या ओव्यूल कहते हैं। पुंकेसर के परागकोश तथा अंडक के बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो पुंकेसर का जो परागकोश होता है एंथर, तथा अंडक का जो बीजांड होता है ओव्यूल, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप हमें लघु बीजाणु या परागकण तथा गुरु बीजाणु का विकास होता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु का विकास होता है। इनमें से नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण होता है, और लघु बीजाणु और गुरु बीजाणुओं के मिलने से या संलयन होने से जो है इससे नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण होता है। फिर पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी एवं परागकण। जो पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण। पुंकेसर पुष्प का नर प्रजनन अंग होता है। जो पुंकेसर होता है वो पुष्प का नर प्रजनन अंग होता है। प्रत्येक पुंकेसर 2 भागों में बटा होता है, एक पुतंत तथा सेकंड परागकोश। जो पुंकेसर होता है वो 2 भागों में बटा होता है, पुतंत तथा परागकोश। पुतंत या फिलामेंट यह लंबी धागेनुमा तथा बंध संरचना होती है। पुतंत जो होता है वो लंबी और धागेनुमा पतली संरचना होती है। और परागकोश एंथर यह शीर्ष पर पाया जाता है। यह पुतंत के शीर्ष पर पाया जाने वाला जनन छम घुंडीनुमा संरचना होती है। ये जो परागकोश होता है, एंथर होता है, वो पुतंत के शीर्ष पर पाया जाता है और ये जनन छम
जनन में योग्य होता है और ये घुंडीनुमा संरचना होती है। परागकोश की संरचना। परागकोश में दो पालियां होती हैं जो एक दूसरे से संयोजित ऊतक के द्वारा जुड़ी रहती हैं। जो परागकोश होता है वो दो पालियों में बटा होता है जो एक दूसरे से संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी रहती हैं। परागकोश की प्रत्येक पाली दो कोष्ठकों की बनी होती है और जिससे इसे हम द्विकोष्ठकी कहते हैं। जो परागकोश की जो प्रत्येक पाली होती है वो दो कोष्ठकों में बटी होती है जिसलिए हम इसे द्विकोष्ठकीय कहते हैं। और जिससे परागधानी या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इस प्रकार एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं। एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं। जो परागकोश होता है वो दो पालियों में बटा होता है और प्रत्येक पाली जो होती है वो दो कोष्ठकों में बटी होती है और दोनों दो कोष्ठकों को मिला करके परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं। मालवेसी कुल के पादपों जैसे कि कपास, भिंडी में एक पाली पाई जाती है। मालवेसी कुल के जो पादप होते हैं जैसे कि कपास और भिंडी उसमें सिर्फ एक पाली वाले जो है परागकोश पाए जाते हैं जिसे परागकोश को एक कोष्ठकीय कहते हैं। और इस प्रकार के जिसमें एक प्रकार की पाली पाई जाती है उसे हम लोग एक कोष्ठकीय परागकोश कहते हैं तथा इनमें केवल 2 लघु बीजाणुधानी ही पाई जाती हैं। मालवेसी कुल के पादपों में सिर्फ 2 कोष्ठकीय लघु बीजाणुधानी ही पाई जाती हैं। लघु बीजाणुधानी की संरचना। लघु बीजाणुधानी एक बेलनाकार संरचना है जो प्रत्येक परागकोश के दोनों सतहों पर होती है। जो लघु बीजाणुधानी है वो एक बेलनाकार संरचना है और जो प्रत्येक परागकोश होता है उसके दोनों सतहों पर होती है। अनुप्रस्थ काट में लघु बीजाणुधानी वृत्ताकार प्रतीत होती है। इसके 2 प्रमुख भाग होते हैं, परागधानी भित्ति एवं बीजाणु जनन ऊतक। जो लघु बीजाणुधानी है इसका जब हम अनुप्रस्थ काटते हैं तो लघु बीजाणुधानी वृत्ताकार दिखाई देती है और इसके जो 2 मुख्य भाग हैं वो परागधानी भित्ति और बीजाणु जनन। बीजाणुधानी भित्ति माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल। यह अधस्तरीय हाइपोडर्मल भित्ति होती है। परागधानी भित्ति जो होती है वो हाइपोडर्मल भित्ति होती है और जो हाइपोडर्मल भित्ति है उसे हम लोग इसमें 4 परतें पाई जाती हैं। नंबर 1 बाह्य त्वचा एपिडर्मिस। यह परागकोश की सबसे बाहरी परत होती है जिसका मुख्य कार्य सुरक्षा करना होता है। जो बाह्य परत होती है एपिडर्मिस यह परागकोश की सबसे बाहरी परत होती है और जिसका जो मुख्य कार्य होता है वो परागकोश को सुरक्षा प्रदान करना। सेकंड है अंतस्थिसियम इंडोथेसियम। यह बाह्य त्वचा के भीतर उपस्थित भित्ति परत होती है। यह जो होती है यह एपिडर्मिस के भीतर अंदर की तरफ उपस्थित परत होती है। यह प्रायः एक स्तरीय होती है और यह एक स्तर की बनी होती है। इन कोशिकाओं की आंतरिक भित्ति पर सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं और ये जो इंडोथेसियम है इनकी कोशिकाओं की आंतरिक जो भित्ति होती है उस पर सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं। इंडोथेसियम की कोशिकाएं आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती हैं। जो एंडोथेसियम की जो कोशिकाएं होती हैं वो आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती हैं जिसके कारण परागकोश के स्फुटन में मदद कर परागकणों को मुक्त करते हैं। इस आर्द्रताग्राही कोशिकाओं के कारण ही जो है परागकोश में इसमें स्फुटन होता है जिससे कि परागकण मुक्त होते हैं। मध्य स्तर मिडिल लेयर ये 1 से 3 परतों की पतली भित्ति वाली कोशिकाओं की बनी होती है। ये प्रत्येक परागधानी में इंडोथेसियम के नीचे पाई जाती है।
ये जो मध्य स्तर है ये एंडोथेलियम के नीचे अंदर की तरफ पाई जाती है और ये 1 से 3 परतों की पतली भित्ति वाली कोशिकाओं की बनी होती है। मध्य स्तर की कोशिकाओं को कोशिकाएं प्राय नष्ट होकर बीजाणु जनन ऊतकों का पोषण करती हैं। जो एंडोथेलियम की जो कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट होकर के जब बीजाणु जनन होता है तो बीजाणु जनन जो ऊतक होते हैं उनका पोषण प्रदान करती हैं। टेपिटम, यह परागधानी की आंतरिक एवं विशिष्ट परत होती है। टेपिटम जो होती है वो परागधानी की अंदर की परत होती है। इनकी कोशिकाएं बड़ी, लंबी, बहुकेंद्रकीय एवं अंतःसूत्री विभाजन तथा अंतः बहुगुणन द्वारा बहुगुणित हो जाती हैं। टेपिटम 2 तरह के होते हैं। जो टेपिटम होता है वो परागधानी की आंतरिक परत होती है और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो बड़ी, लंबी और बहुकेंद्रकीय होती हैं जो अंतःसूत्री विभाजन के द्वारा बहुगुणन द्वारा बहुगुणित हो जाती हैं। और ये जो टेपिटम होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। अमीबाव, एमेबॉइड, इसमें टेपिटम की कोशिकाएं बड़ी होकर एवं एक दूसरे से जुड़कर पेरीप्लाज्मोडियम का निर्माण करती हैं। अमीबाव जो टेपिटम होते हैं वो उनकी जो कोशिकाएं वो बड़ी होकर के एक दूसरे से जुड़कर पेरीप्लाज्मोडियम का निर्माण करती हैं। ये कोशिकाएं अमीबा की तरह चलकर बीजाणु मात्र कोशिकाओं के बीच जाकर उन्हें पोषण एवं अन्य पदार्थ प्रदान करती हैं। ये जो प्लाज्मोडियम का निर्माण करती हैं और ये कोशिकाएं जो हैं अमीबा की तरह चलकर बीजाणु मात्र कोशिका के बीच जाकर उन्हें पोषण एवं अन्य पदार्थ प्रदान करती हैं, जैसा कि ये टाइफा में होता है। स्त्रावी या ग्रंथिल, इसमें टेपिटम की कोशिकाएं अपनी भित्तीय अवस्था में बनी रहती हैं। ये पोषण को स्त्रावित करके बीजाणु जनन कोशिकाओं तक पहुंचती हैं, जैसे द्विबीजपत्री पादपों में। जो स्त्रावी या ग्रंथिल होती हैं वो टेपिटम की कोशिकाएं वो अपनी भित्तीय अवस्था में बनी रहती हैं और ये द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती हैं। यहाँ पे जो फिगर दिया गया है ये वाला, इसमें जो है परागकोश की अनुप्रस्थ काट को दर्शाया गया है, जिसकी जो अंदर की तरफ परत है उसे हम टेपिटम बोलते हैं और जो बाहर की तरफ परत है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। और एपिडर्मिस और टेपिटम के बीच में जो परत होती है उसे हम अंतस एंडोथेलियम लेयर बोलते हैं। और इस फिगर में हमने एक स्फुटित परागकोश को दर्शाया गया है। बीजाणु जनन कोशिकाएं, स्पोरेंजियस सेल्स, परागकोश में भित्त द्वारा परिबद्ध कोशिकाओं के समूह को बीजाणु जनन कोशिकाएं कहते हैं। परागकोश में भित्त द्वारा जो परिबद्ध कोशिकाओं का समूह होता है उसको हम बीजाणु जनन कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं बाद में पराग मात्र कोशिका का कार्य करती हैं। ये जो बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं ये आगे चल करके पराग मात्र कोशिका की तरह कार्य करती हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणु बनाती हैं। इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये जो बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं ये कोशिकाएं बाद में पराग मात्र कोशिका का निर्माण करती हैं और ये पराग मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणु के में परिवर्तित हो जाती हैं और इस प्रक्रिया को हम लोग लघु बीजाणु जनन कहते हैं।
अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में पराग मात्र कोशिका से बनने वाले चारों परागकण चतुष्क रूप में व्यवस्थित रहते हैं। यह चतुष्फलकीय, जबकि एक बीजपत्री पादपों में समद्विपार्श्वीय प्रकार के होते हैं। जो अधिकांश द्विबीजपत्री पादप होते हैं उसमें जो पराग मात्र कोशिकाओं से बनने वाले चारों परागकण चतुष्क रूप में व्यवस्थित रहते हैं, जबकि जो एक बीजपत्री पादप होते हैं वो समद्विपार्श्वीय प्रकार के होते हैं। एस्क्लीपिडिएसी उदाहरण ऑक कुल के पादपों में परागकण मिलकर परागपिंड बनाते हैं, जबकि ड्रोसेरा आदि में अनेक परागकण चतुष्क आपस में संलग्न होकर संयुक्त परागकण बनाते हैं। जो एक्सक्लीपिडिएसी कुल के जो पेड़ होते हैं जैसे कि ऑक, उसमें जो परागकण होते हैं वो आपस में मिल करके एक पिंड की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम लोग पराग पिंड कहते हैं। जबकि जो ड्रोसेरा होता है उसमें अनेक परागकण चतुष्क आपस में मिलकर संयुक्त परागकण बनाते हैं। परिपक्व परागकोश का स्फुटन। परागकोश का स्फुटन जो होता है वो परिपक्व परागकोश की भित्ति के फटने से होता है। तो परिपक्व परागकोश की भित्ति को फटने को परागकोश का स्फुटन कहते हैं। यह क्रिया ओष्ठ कोशिकाओं द्वारा संपन्न होती है। जो परागकोश का स्फुटन है वो ओष्ठ कोशिकाओं के द्वारा संपन्न होती है। पराग स्फुटन में ओष्ठ कोशिकाएं भाग लेती हैं। परागकोश के परिपक्व होने पर मध्य स्तर तथा टेपिटम स्तर ह्रासित हो जाते हैं। परागकोश जब परिपक्व हो जाता है तो परागकोश का जो मध्य स्तर है तथा जो टेपिटम स्तर है वो ह्रासित हो जाते हैं। केवल एपिडर्मिस व इंडोथेसियम रह जाते हैं। जो मध्य स्तर और टेपिटम होता है वो नष्ट हो जाता है और केवल एपिडर्मिस और इंडोथेसियम लेयर ही बचती है और दोनों तरफ के दो पराग पुटों के मध्य का पट नष्ट हो जाता है। इस प्रकार एक ओर के परागपुट एक दूसरे से संपर्क में आ जाते हैं। परिपक्व होने पर इंडोथेसियम से जल का ह्रास हो जाता है। परागकोश के परिपक्व होने पर इंडोथेसियम से जल का ह्रास हो जाता है, जिसके फलस्वरूप इन कोशिकाओं की भित्तियाँ जो हैं वो भीतर की ओर सिकुड़ने लगती हैं और सिकुड़ने से स्टोमियम या ओष्ठ कोशिकाओं पर दबाव पड़ता है। इंडोथेसियम में जब जल का ह्रास हो जाता है तो ये इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से स्टोमियम या ओष्ठ कोशिकाओं पर दबाव पड़ता है, अतः ये एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं तथा परागकण बाहर निकलने लगते हैं और परागकोश का स्फुटन हो जाता है। इस फिगर में परागकोश का स्फुटन के बारे में बताया गया है, जिसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए फिगर को देख करके। फिर है लघु बीजाणु या परागकण की संरचना। परागकण नर युग्म कोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। जो परागकण होता है वो नर युग्म कोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। प्रत्येक परागकण एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय, अगुणित एवं गोल संरचना होती है। जो परागकण होता है वो एक कोशिकीय होता है तथा एक केंद्रकीय होता है और अगुणित होता है, जिसकी भित्ति द्विस्तरीय होती है। परागकण की भित्ति जो होती है वो द्विस्तरीय होती है। भिन्न प्रजातियों में इनका अमाप जो होता है, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों में इनका अमाप जो होता है वो 20 से 50 माइक्रोमीटर तक भी परिवर्तनशील होता है। परागकण जो है दो आवरणों में अस्थिरित रहता है। जो परागकण है वो दो आवरणों में अस्थिरित रहता है, जिसका जो पहला है वो बाह्य आवरण है, बाह्यचोल। यह मोटा, अलंकृत व खुरदरा होता है। जो परागकण का जो बाह्य जो भित्ति होती है वो खुरदरी होती है। बाह्यचोल एक विशेष रासायनिक पदार्थ
स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। जो बाह्य परत होती है वो रासायनिक रूप से स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। यह पदार्थ के कारण परागकण गहरे रंग के होते हैं तथा बाह्य चोल का भौतिक एवं जैविक अपघटन भी नहीं होता है। जो परागकण के स्पोरोपोलेनिन रासायनिक पदार्थ होता है जिसकी वजह से परागकण गहरे रंग के दिखाई देते हैं तथा इसका जो बाह्य चोल का भौतिक एवं जैविक अपघटन भी नहीं होता है स्पोरोपोलेनिन की वजह से। अर्थात स्पोरोपोलेनिन के कारण परागकणों में प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इसी कारण परागकण लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। अब हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, उसके आगे का हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसका अध्ययन कीजिए और इस वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।